इंस्पेक्टर विजय और साठे को लेकर उस मंदिर में आते हैं जहां ज्योति पूजा करती थी। यही है वो मंदिर। ज्योति के जाने के बाद कोई और इस मंदिर की ठीक से देखरेख नहीं कर पाया। देखते ही देखते ये खंडहर में बदल गया। वो मेरी बेटी जैसी थी, बहुत याद आती है उसकी। जिसने भी उसके साथ बुरा किया है कभी सुखी नहीं हो पाएगा। पर किसी ने ज्योति की या उसकी लाश की तलाश क्यों नहीं की? यहाँ तक कि पुलिस ने भी केस इतनी आसानी से बंद कर दिया। क्या किसी से पूछताछ हुई थी? नहीं बेटा, किशन चंद ठहरा जाना माना जमींदार। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी मामले को रफा दफा करवाने की। उसे तो बस अपने जायदाद की पड़ी थी। ज्योति के जाने के बाद अब वो पूरी जायदाद का अकेला मालिक था और ज्योति की मौत के कुछ दिनों बाद ही वो नई दुल्हन ले आया। गांव वाले दो बात करेंगे यही सोचकर वो समस्तीपुर जाकर बस गया। मेरी अब एक यही आस है कि ज्योति को इंसाफ मिले। जैसे आप मुझे बता रहे हैं, मुझे आभास हो रहा है कि उसकी आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिली है। शायद उसकी आत्मा कुछ कहना चाह रही है। अरे सूर्य प्रकाश जी, आप किसे बोल रहे हैं? हमारे साहब को तो आत्मा और भूत प्रेत जैसी चीजों पे कोई यकीन ही नहीं है। ये बात अलग है कि इन्हें इस मंदिर और आपके बारे में ज्योति के भूत ने ही बताया था। साठे। इधर साठे और सूर्य प्रकाश जी पूरे मंदिर का मुआयना कर रहे थे। उधर विजय अब भी सोच में डूबे हुए थे। क्या वो सच में कोई ख्वाब नहीं, पर स्वयं ज्योति की अतृप्त आत्मा थी जो मुझे इस मंदिर में लेकर आई थी? लेकिन ख्वाब में भी मुझे सूर्य प्रकाश जी और सीतापुर के बारे में संकेत कैसे मिल गए? क्या ज्योति हमें कुछ बताना चाहती है? तभी विजय को कुछ याद आता है। सूर्य प्रकाश जी, क्या आपको पता है ज्योति के केस की फाइल कहाँ मिलेगी? हमारे गांव में तो बस एक छोटी सी चौकी है। ज्योति का केस बगल वाले गांव के थाने में ही दर्ज कराया गया था। आपको वहीं से उसकी फाइल मिल जाएगी। उस रात जब ज्योति दूसरे गांव अपनी सहेली की शादी पे गई थी, और कौन सी सहेलियां थी उसके साथ? करीब 6-7 औरतें गई थीं, जिसमें से 2 की मौत ज्योति के साथ ही हुई थी। बाकी उस रात वहीं रुकी थी। क्या ज्योति की बाकी सहेलियां अभी भी गांव में ही रहती हैं? हाँ, ज्योति की कुछ सहेलियां अभी भी यहीं हैं। ज्योति की बाकी सहेलियों से भी पूछताछ करनी पड़ेगी। शायद उन्हें उस रात के बारे में कुछ पता हो। और वहीं हरिलाल के घर पे। आप क्यों ऐसी हालत में खेत पे जाने की हट लगा रहे हैं? फसल की रखवाली तो करनी ही पड़ेगी। तुम ज्यादा चिंता मत करो, अब मेरी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। हरिलाल की पत्नी ने ना चाहते हुए भी उसके खेत में जाने का इंतजाम कर दिया। दिन ढलने के साथ ही वो खेत में जाकर पहरा देने लगा। उसने अपने पास ही एक अलाव जलाया और बगल में खटिया डाल दी। रात सुस्ती से बीत रही थी। आज पेड़ों की सरसराहट भी हल्की थी। कुछ ही पलों में रात अंधेरे के आगोश में डूबने लगी। हरिलाल की भी आंख लग गई। अचानक उसे खेत के पास से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। कौन है? कौन है वहाँ? हरिलाल को अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। भय से उसका सीना फटा जा रहा था। तभी उसे फिर वही चीख सुनाई दी, इस बार और जोर से, जैसे वो कहीं पास से आ रही हो। कौन है? मैं कहता हूँ सामने आ। उसने पीछे के खेत में एक हलचल महसूस की। हिम्मत करके वो पीछे की ओर मुड़ा। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। हरिलाल ने अपनी लाठी नीचे की और उसके पास चला गया। आप रो क्यों रही हैं? कौन हैं आप? वो औरत जो अब तक रो रही थी एकदम से चुप हो गई। उसने अपनी गर्दन एक तरफ झुकाई और अपना घूंघट सरकाते हुए बोली, मुझे पहचाना नहीं हरिलाल? मैं हूँ ज्योति। ये कहानी जारी रहेगी। इंस्पेक्टर विजय और साठे ज्योति की सहेलियों से पूछताछ करने जा रहे थे। सर, मुझे नहीं लगता यहाँ हमें कोई सुराग मिलने वाला है। उस रात को ज्योति के साथ जा रही दोनों सहेलियां दुर्घटना में मारी गई थी। फिर दूसरी सहेलियों से हमें क्या मदद मिलेगी? साठे, हमेशा की तरह तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दी अपने हथियार डाल दिए। अभी तो तहकीकात शुरू भी नहीं हुई है। जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आगे भी कामयाब होंगे। तुम बस देखते जाओ। दिन भर की तहकीकात के बाद शाम दोनों समस्तीपुर थाने वापस आ गए। इंस्पेक्टर विजय ने पटवारी किशन चंद को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया था। आखिर अब क्या पूछना है इंस्पेक्टर? जो कुछ था आपको उसी दिन तो बता चुका हूँ। एक अनपढ़ गवार किसान ने आपको कुछ भी उल्टा सीधा बता दिया और आपने मुझे परेशान करना चालू कर दिया। कुछ हफ्ता पानी चाहिए तो सीधे तरीके से बोला करिए ना। ज्योति को मार के कहाँ दफनाया था किशन चंद? किशन चंद कुछ क्षण के लिए शांत रहता है।
फिर वही बात, कितनी बार बता चुका हूं तुम्हें, मैं किसी ज्योति नाम की औरत को नहीं जानता। अच्छा हाँ, तो तुम ज्योति को नहीं जानते? तो फिर ये तस्वीर में कौन है देखो। इस औरत के साथ ये तुम ही तो हो ना? किशनचंद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तस्वीर तुम्हारे पास कहां से आई? लगता है आपको भूला बिसरा सब कुछ याद आ रहा है पटवारी साहब। वो मैं। वो क्या? ये तुम ही हो, और ये तुम्हारी पहली पत्नी ज्योति, जिसके कत्ल की तुमने साजिश की थी। नहीं, ये फोटो नकली है। तुम सब मुझे कत्ल के झूठे केस में फंसाना चाहते हो। मैंने किसी को नहीं मारा। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो उस बात को जाने देते हैं। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ, वो मुझे कुछ दिनों से बुखार आ रहा है। काम भी बहुत रहता है ना, आराम नहीं कर पाया हूं कई दिनों से, तभी। ओह, कोई बात नहीं, चलिए आपको हम सीतापुर की सैर करा लाते हैं। आपका मन भी बहल जाएगा और कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। कौन सी यादें? मैं नहीं जानता सीतापुर कहाँ है, मैं वहां कभी नहीं गया। यह तो अजीब बात है, क्योंकि ये मोहतरमा कह रही हैं कि ये आपको जानती हैं। तभी केबिन में एक औरत प्रवेश करती है। किशनचंद उसे देखकर उठ खड़ा होता है। अरे, अभी तो आप कह रहे थे कि आप सीतापुर कभी गए ही नहीं, फिर आप इन्हें कैसे पहचानते हैं? किशनचंद समझ चुका था कि उसका खेल खत्म हो गया है। वो बिना कुछ बोले अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तो जैसा कि आपने बताया, ये रश्मि जी हैं, ज्योति की पुरानी सहेली। ज्योति की कई सारी सहेलियां थीं। आप ठहरे सीतापुर के नामी जमींदार की तमाम जायदाद के मालिक। कई सारी औरतें आप पर फिदा थीं और आप बखूबी उनका फायदा उठाते आए थे। आपने शादी से पहले ज्योति की कुछ सहेलियों को भी अपने प्रेम के माया जाल में फंसाया था। उनमें रश्मि और मीना भी शामिल थी। इन दोनों को ही इस बात की खबर नहीं थी कि आप दोनों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। जब भवानी शंकर ने आपकी शादी ज्योति के साथ तय की, तो मन ही मन मीना को ज्योति से बहुत ईर्ष्या हुई। आपने उसे ज्योति के खिलाफ और ज्यादा भड़का दिया और शादी करने का झूठा हवाला देकर ज्योति को मार डालने की साजिश में शामिल कर लिया। उससे तबीयत खराब होने का नाटक करवाया, जिससे कि शादी से लौटते वक्त उन तीनों को ठिकाने लगाया जा सके। पहले आपने रश्मि से ऐसा करने को बोला था, लेकिन उसने किसी भी प्रकार की मदद करने से साफ मना कर दिया और कुछ दिनों बाद शहर में उसकी शादी तय हो गई। लेकिन मीना इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। वो इस बात से बेखबर थी कि दरअसल आप ज्योति के साथ साथ उससे भी पीछा छुड़वाने वाले थे। वो और उसकी सहेली रेखा दोनों बेमौत मारी गईं। अपने आदमी को भेजकर पहले तुमने ज्योति का खून करवाया और फिर बैलगाड़ी में जा रहे तीनों लोगों का भी एक्सीडेंट करवा दिया। क्या करता मैं? जिस जायदाद पे मेरा हक था, उससे मेरे बाप ने उस ज्योति के नाम कर दिया। मुझे उसे रास्ते से हटाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। तुम जो भी बहाना बनाओ किशनचंद, सच यही है कि तुम बस एक खूनी हो और कुछ नहीं। रश्मि जी के बयान और तुम्हारे इकबाल जुर्म के बलबूते पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। तभी एक कांस्टेबल वहां आकर किशनचंद को हवालात की तरफ ले जाता है। तो सर, आखिरकार आपने ये केस सुलझा ही लिया। हाँ साठे, लगता तो कुछ ऐसा ही है। बस अब ये कोर्ट में अपना बयान ना बदले। किशनचंद के गुंडों ने ज्योति को शायद ठिकाने लगा दिया था। अगर उसकी लाश मिल जाती तो हमें और आसानी होती। तभी अचानक विजय और साठे को पुलिस स्टेशन के दूसरे हिस्से से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़कर उस तरफ जाते हैं। वहां का नजारा देखकर वो दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। हरिलाल के हाथ में एक बड़ी सी छुरी थी जो उसने किशनचंद की गर्दन पे सटाई हुई थी। हरिलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? छुरी फेंको, मैं बोलता हूँ। विजय समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हरिलाल को हुआ क्या है। उसकी आंखें सुर्ख लाल दिख रही थी और सर पे खून सवार था। हरिलाल का ऐसा रूप उन्होंने आज तक नहीं देखा था। ये क्या कर रहे हो तुम? इसे छोड़ दो। अभी अभी इसने अपना जुर्म कबूल किया है। अब कानून इसे खुद सजा देगा। तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। नहीं, मुझे ही इसे मारना होगा, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगी।
मेरे पूरे परिवार को मार डालेगी वो साहब। आपको कुछ नहीं पता। किशन चंद हरिलाल के चंगुल से बचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो छुरी अब उसकी गर्दन के और नजदीक आने लगती है। छोड़ दो मुझे हरिलाल। क्या हरिलाल के हाथों ही किशन चंद मारा जाएगा? जानने के लिए जरूर देखें हमारा अगला एपिसोड और करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हुआ था, पूरे थाने में भीड़ इकट्ठी हो गई थी और सब खड़े तमाशा देख रहे थे। अपने कर्तव्य के चलते इंस्पेक्टर विजय को किसी भी हाल में किशन चंद को बचाना था। उसने हरिलाल पे अपनी बंदूक तान दी। हरिलाल, मैं कहता हूँ छोड़ दो किशन चंद को, वरना मजबूरन मुझे तुम पे गोली चलानी पड़ेगी। साहब मार तो वो मुझे वैसे भी देगी, और मैं जी कर भी क्या करूंगा। इस आदमी की वजह से आज तक मेरे खेत में एक भी ढंग की फसल नहीं हुई। इसकी वजह से आज मैं सर से पैर तक कर्जे में डूबा हुआ हूँ। मेरा जीना मरना एक समान है। कम से कम इसे मारकर अपने परिवार को तो बचा पाऊंगा। ये तुम क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो हरिलाल? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाकू किशन चंद के गले में धंसने ही वाला था कि तभी एक सब कांस्टेबल ने हरिलाल को बगल से पैर पे धक्का दे दिया। चाकू उसके हाथ से फिसल गया और किशन चंद और वो एक साथ ही नीचे गिर पड़े। साठे, हाय, आज इस गवार ने मुझे मार ही डाला था, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है इंस्पेक्टर। मैं तुम सबको देख लूंगा। इसको पकड़ के सीधे अंदर करो। तभी हरिलाल फूट फूट कर रोने लगा। उठो हरिलाल, यहाँ बैठ जाओ। विजय ने उसे पानी पिलाया और आराम करने को कहा। कुछ देर बाद साठे उसे लेकर विजय के केबिन में आया। शर्म के मारे वो गर्दन झुकाकर खड़ा था। तुम जा सकते हो साठे। अब मुझे बताओ, ये काम करने के लिए तुम्हें किसने मजबूर किया था? हरिलाल अब भी चुप था। तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा हरिलाल, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर हरिलाल अपनी गर्दन ऊपर करता है। ज्योति ने। क्या? ज्योति ने तुम्हें किशन चंद को मारने पे मजबूर किया? हाँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। साहब, कल रात फिर से उस ज्योति की आत्मा मेरे खेत में प्रकट हुई। उसी ने मुझे बताया कि किशन चंद ही उसका हत्यारा है। उसकी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक किशन चंद मर नहीं जाता। ज्योति की आत्मा की वजह से ही मेरा खेत श्रापित हो रखा है साहब। वो मेरे परिवार को और मुझे मार देगी साहब। उसी ने कीरत सिंह को भी मारा था। अब शायद वो मुझे भी मार डालेगी। मुझे बचा लीजिए साहब। तुमने बताया कि वो कल रात तुम्हें खेत पे मिली थी? हाँ साहब, मैं तो उसे देखकर डर ही गया था। बस भगवान की दया से मैं अभी तक बचा हूँ, वरना उसका भूत मुझे कब का खा गया होता। साठे। हाँ साहब, गाड़ी निकालो, हमें हरिलाल के खेत जाना है अभी इसी वक्त। साहब, अब ये हरिलाल के खेत क्यों जा रहे हैं हम? तुम चलो तो सही, मैं सब समझाता हूँ। जल्द ही वो लोग खेत के पास पहुंच जाते हैं। विजय बड़ी उत्सुकता से भागा भागा खेत की तरफ आगे बढ़ता है। तो कहाँ आई थी वो कल? वो वहां पे मैंने एक औरत के चीखने की आवाज सुनी तो मैं खेत के बीचों बीच गया। हरिलाल उसी जगह पे जाकर खड़ा होता है। यहाँ दिखी थी वो मुझे। साठे, इस जगह की अच्छे से तलाशी लो। अगर मेरा अंदाजा सही है तो यहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन साहब, जैसा कहता हूँ करते जाओ, जल्दी। तीनों मिलकर वहां की जमीन का मुआयना करने लगते हैं। काफी समय तक उन्हें कुछ खास नजर नहीं आता। विजय बस हार मानने ही वाला होता है कि तभी साठे विजय को चिल्लाकर आवाज देता है। साहब, कुछ बकोगे भी? साहब, ये भूत प्रेत भी श्रृंगार करते हैं क्या? इतना कहकर साठे अपनी बंद मुट्ठी खोल देता है। उसकी हथेली पर चांदी की एक चमकदार पायल रखी होती है। आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। और हाँ, कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब।